नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज आप लोग को हम सीए फाउंडेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कंपनी अकाउंट बतलाने जा रहे हैं। कंपनी अकाउंट एक ऐसा चैप्टर है सीए फाउंडेशन का जिसे हर साल 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए इस चैप्टर पे विशेष ध्यान देना है आप लोग को। तो शुरू करते हैं। कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट कंपनी अकाउंट कंपनी के खाते। आखिर ये कंपनी अकाउंट है क्या? सबसे पहले कंपनी अकाउंट जानने से पहले हम जानेंगे कंपनी के विषय में। कंपनी कैसे स्टार्ट हुआ, कंपनी किसे कहते हैं, ये जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग फॉर्म ऑफ बिजनेस पे आते हैं। फॉर्म ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का प्रारूप। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस स्टार्टेड बाय only one person with capital and service for earn profit is called sole proprietorship। जब एक अकेला व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजी एवं सेवाएं लगाकर व्यवसाय शुरू करता है तो उसको एकाकी स्वामित्व या एकाकी व्यापार कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे देश में एकाकी व्यवसाय यानी सोल प्रोप्राइटरशिप का प्रचलन था, लेकिन धीरे धीरे आगे सोल प्रोप्राइटरशिप की डिमेरिट दिखने लगी। डिमेरिट क्या थी? सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ही व्यक्ति होने से व्यवसाय अच्छी तरह से नहीं चलाया जा पा रहा था। अच्छी तरह से हमारा मतलब यह है कि एक अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, अगर वो बीमार पड़ जाए, अगर उसकी मृत्यु हो जाए, अगर वो पागल हो जाए तो बिजनेस बंद करना पड़ता था। तो इस डिमेरिट को दूर करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस आया। पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में साझेदारी कहते हैं। बिजनेस स्टार्टेड बाय 2 person और मोर देन 2 person with capital and service for earn profit is called partnership। पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर पूंजी यानी कैपिटल, सर्विस यानी कि सेवा, मेहनत लगाकर लाभ कमाने के लिए अगर कोई व्यवसाय किए साथ में तो उसे साझेदारी व्यवसाय कहते थे। अब पार्टनरशिप में क्या हुआ कि अगर एक या दो पार्टनर अगर बीमार हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य पार्टनर भी व्यवसाय को रन कर सकते थे, चला सकते थे। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस की सबसे बड़ी डिमेरिट थी अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? असीमित दायित्व। पार्टनरशिप बिजनेस में अगर भारी नुकसान हो जाता था, अगर मोर लॉस हो जाता था, ठीक है, उसकी भरपाई पार्टनर लोगों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, अपने पर्सनल एसेट से करना पड़ता था। पर्सनल एसेट्स मतलब उनको अपना घर, जमीन, यहाँ तक अपने बीवी का आभूषण, ऑर्नामेंट्स भी बेचकर लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ता था, क्योंकि लायबिलिटीज अनलिमिटेड थी। मान लिया जाए कि दो पार्टनर बिजनेस कर रहे थे, दो या दो से अधिक पार्टनर, अगर 5 लाख का नुकसान हो गया और बिजनेस में 1 ही लाख रुपया है
तो उन लोग को अपने घर से पैसा लाके उस लाइबिलिटीज को पूरा करना पड़ता था, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटीज था। तो इस डिमेरिट को दूर करने के लिए कंपनी का आगाज हुआ। कंपनी का शुरुआत कैसे हुआ, सबसे पहले ये जानेंगे। कंपनी है लैटिन भाषा से बना हुआ है, कम प्लस पेनिज। कम का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर। पेनिज का मतलब होता है ब्रेड। तो पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग आपस में खाते खाते, रोटी खाते खाते बिजनेस की बातें करते थे। तो बिजनेस की बातें करते थे तो कम और पेनिज को जोड़कर कंपनी कहा जाने लगा। इस प्रकार कंपनी का नाम कंपनी पड़ा। अब कंपनी स्टार्ट कैसे होता है, बिगेन कैसे होता है? देखिए, कंपनी को सबसे पहले कोई व्यक्ति अपने दिमाग में कुछ सोचा होगा कि कंपनी को खोलना है, कंपनी में ये प्रोडक्शन करना है, कंपनी का ये बिजनेस प्लेस होगा, कंपनी का नाम ये होगा, ठीक है, कंपनी की इतनी कैपिटल होगी, पहले वो सोचा होगा। और वो व्यक्ति पहला बार वह इसके लिए कदम उठाया होगा। सबसे पहले सब मान लीजिए 10 आदमी है तो 10 आदमी के दिमाग में तो एक ही बार नहीं आ सकता ना, कंपनी को खोलने के बाद किसी ना किसी एक आदमी के पास आया होगा या 2 आदमी के पास आया होगा। तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए प्राइमरी फंक्शन करते हैं। तो ये व्यक्ति जो कंपनी को शुरू करते हैं और ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज करते हैं, उस व्यक्ति को प्रमोटर कहा जाता है। प्रमोटर को हिंदी में प्रवर्तक कहते हैं, हिंदी में प्रवर्तक कहते हैं, प्रमोटर। तो कंपनी को शुरू करने का विचार आता है उसके मन में, और कंपनी से संबंधित जितनी भी कार्यवाहियां हैं, ठीक है, ऑल प्राइमरी फंक्शन को वह करता है। तो कंपनी कैसे स्टार्ट होता है? कंपनी के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। सबसे पहले कंपनी के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो तैयार करने पड़ते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हिंदी में पार्षद सीमा नियम कहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। All information about by company included memorandum of association। इसका मतलब ये पार्षद सीमा नियम एक ऐसा प्रमुख प्रलेख है जिसमें कंपनी से संबंधित सभी बातें लिखी जाती हैं, सभी सूचनाएं लिखी जाती हैं। मतलब कंपनी का जितना भी महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है, सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स, सारे इंफॉर्मेशन को उसमें लिखा जाता है। जैसे कंपनी का क्या नाम होगा, कंपनी किस चीज के व्यवसाय करेगी, कंपनी के मेंबर कौन होंगे, कंपनी का ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या होगा, ये सारी बातों को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। इसको क्लाउज कहते हैं, नेम क्लाउज, ऑब्जेक्ट क्लाउज। ये सारी बातें हम लोग कारपोरेट लॉ में पढ़ेंगे, सीए इंटर में। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ही एक पार्ट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी से रिलेटेड सारी बातें लिखी हुई होती हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंपनी के इंटरनल बातें उसमें लिखी होती हैं, लेकिन वो पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ही है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में
कंपनी की इंटरनल बातें लिखी हुई होती हैं, जैसे कंपनी के मेंबर के कैपिटल कितने होंगे, कंपनी के जो भी मेंबर है उनका क्या रोल होगा कंपनी में, ये सब बातें लिखी हुई होती हैं। चलिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करने के बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट जब तैयार हो जाता है तो कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस मतलब होता है हर स्टेट में, हर स्टेट के कैपिटल में, जैसे अगर बिहार है तो पटना में, अगर झारखंड है तो रांची में, अगर उत्तर प्रदेश है तो लखनऊ में, मतलब हर स्टेट के कैपिटल यानी कि राजधानी में कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। वहाँ पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए बाकायदे एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है और उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का कॉपी लगाया जाता है। अब वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा किया जाता है। जिस दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में सारी बातों का जांच, रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा इन सभी बातों का जांच किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस को लगता है कि सारी बातें सही हैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर लेती है। जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसको बोला जाता है इनकॉर्पोरेटेड ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का समामेलन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब कंपनी प्रकाश में आती है, यानी कि अब कंपनी अपना काम करना शुरू करेगी, क्योंकि उसको कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, कंपनी का समामेलन हो गया है। इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, कंपनी का पंजीयन हो गया है। अब कंपनी अपना काम करना शुरू करती है। तो कंपनी काम कैसे शुरू करती है? कंपनी के जितने भी मेंबर हैं उनको डायरेक्टर कहा जाता है। इसमें एक आदमी जो मेन होता है उसको बोलते हैं चेयरमैन। सारे लोग मिलके कंपनी को शुरू करते हैं। तो कंपनी का डिफिनेशन है, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय दिस एक्ट। देखिए कंपनी के लिए एक्ट कौन बनाया गया? कंपनी के लिए पहले ओल्डेस्ट एक्ट था कंपनी एक्ट 1956, लेकिन इसमें एमेंडमेंट करके अब नया एक्ट आ गया है कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी का डिफिनेशन दिया गया इस एक्ट के तहत अंडर सेक्शन 220 बोला गया है, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय दिस एक्ट और प्रीवियस एनी कंपनी लॉ एक्ट। अगर किसी कंपनी का समामेलन यानी पंजीयन कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले वाले कोई कंपनी अधिनियम द्वारा अगर किया गया है तो उसे कंपनी कहेंगे, उसे हम लोग कंपनी कहेंगे। चलिए कंपनी के विषय में समझ में आ गया। अब कंपनी का हम लोग फीचर पढ़ेंगे। कंपनी का फीचर, कंपनी का लक्षण क्या है? कंपनी के लक्षण के विषय में सबसे पहले देखेंगे ये इनकॉर्पोरेटेड। पहला है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जैसा कि पहले ही तुरंत बता चुके हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के तहत होता है, तो इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। रजिस्ट्रेशन होना एकदम जरूरी है। दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की अपनी पहचान होती है, इसके मेंबर से अलग पहचान होती है। इसका मतलब अगर मेंबर ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए मेंबर को सजा मिलेगा, कंपनी को सजा नहीं मिलेगा। कंपनी के मेंबर और कंपनी दोनों के अपनी अपनी पहचान होती है, सेपरेट एंटिटी होती है। आगे आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस कंपनी का अस्तित्व
अस्थाई होता है, हमेशा होता है। परपेचुअल एग्जीटेंस का मतलब होता है कंपनी के मेंबर की अगर मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है, या कंपनी के मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, इसमें कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी था, है और हमेशा रहेगा। इसको बोलते हैं परपेचुअल एग्जीटेंस कहते हैं। एक बार का कहानी है कि कंपनी के सारे मेंबर मीटिंग कर रहे थे, जनरल मीटिंग कर रहे थे। उस समय उस जिस हॉल में मीटिंग कर रहे थे, उस हॉल में हाइड्रोजन बम गिरा दिया गया, जिससे सारे मेंबर मर गए। उसके बाद भी कंपनी जीवित रही, कंपनी अपना काम करते रह गई। इससे मालूम चलता है कंपनी का जो परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, इसका अस्थाई अस्तित्व होता है। मेंबर आए जाए, इससे कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे आता है कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करते हैं ना, उसी तरह कंपनी भी सिग्नेचर करती है। कंपनी एक्ट में ये भी बोला गया है, कंपनी एक्ट 2013 में ये भी बोला गया है, कंपनी इज आर्टिफिशियल मैन। कंपनी इज आर्टिफिशियल मैन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग नेचुरल व्यक्ति हैं। हम लोग को भगवान ने बनाया इसलिए नेचुरल है, और कंपनी को लॉ ने बनाया है इसलिए कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी इज आर्टिफिशियल मैन। अब देखिए, जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करते हैं, कोई भी हम लोग, मान लीजिए हम लोग सीए का फॉर्म, फाउंडेशन का फॉर्म भरेंगे, तो उसमें हम लोग का सिग्नेचर का जरूरत होगा। उसी तरह कंपनी भी क्या करती है, कंपनी को भी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करना होता है, तो कंपनी का स्पेशल एक मुहर बनाया जाता है, मुहर होता है। वो मुहर जहां पे कंपनी का साइन होता है, वहां पे उसको मुहर को लगाया जाता है। इसलिए कंपनी का अपना कॉमन सील होता है। उसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, अभी हम बताए थे पार्टनरशिप में मेंबर लोग का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता था। अनलिमिटेड का मतलब अगर नुकसान हो जाता था तो मेंबर लोग को अपना घर से उस नुकसान को पूरा करना पड़ता था। लेकिन कंपनी में ये सुविधा दी गई है कि मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड होगा। अगर भारी नुकसान हो जाता है, अगर लार्ज लॉस हो जाता है, तो कंपनी के मेंबर का एक लिमिट तय कर दिया जाता है कि भैया आपने जितना शेयर खरीदा है उतना ही तक आपको लॉस का भरपाई करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। इसका मतलब आपको घर की संपत्ति बेचकर लायबिलिटीज को पूरा करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी के मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। उसके बाद है नॉट अ सिटीजनशिप। कंपनी को नागरिकता नहीं मिल सकती है। कंपनी को नागरिकता नहीं मिल सकती है। क्यों भाई? अभी तुरंत बताया था, कंपनी इज आर्टिफिशियल मैन, हम लोग हैं नेचुरल मैन। हम लोग को सिटीजनशिप मिल सकता है क्योंकि हम लोग का आधार कार्ड बन सकता है, हम लोग का वोटर कार्ड बन सकता है। लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल मैन है। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए उसको नागरिकता नहीं मिल सकती है, सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। ये कंपनी के फीचर है। कंपनी के फीचर को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो पहले क्या था? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन था, उसको समझ सके हैं। उसके बाद था सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटीज। उसके बाद है डिस्टिंक्शन ऑनरशिप। ऑनरशिप को एक दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। और देखिए ध्यान दीजिए, डिस्टिंक्शन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये क्या होता है? डिस्टिंक्शन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट मतलब कि मालिक अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है। ये दोनों में अंतर स्पष्ट किया गया है। फिर बतलाते हैं।
देखिए, आप लोगों को अभी बतलाया गया था फीचर में अगला है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी का जो शेयर होता है ना, एक दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। शेयर मतलब क्या होता है? हिस्सा यानी ऑनरशिप। अगर मान लिया जाए हमको कंपनी में अब काम करने का मन नहीं है, तो हम किसी अपने साथी को अपना हम हिस्सा को ट्रांसफर कर दिए और हम चले गए। अब मेरा साथी उस काम को देख रहा है। इसके बाद होता है मेंटेन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स। कंपनी को ये निर्देश दिया गया है कंपनी एक्ट 2013 के तहत कि आपको सारे अकाउंट को मेंटेन करके रखना है, बढ़िया से इसका हिसाब किताब रखना है। उसके बाद है पीरियोडिक ऑडिट क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है अंकेक्षण करना। अंकेक्षण ऑडिट, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड ऑडिट। देखिए, ये कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है कि प्रत्येक कंपनी को समय समय पर अपने खातों का जांच पड़ताल कराना है। उसी को ऑडिट कहते हैं, हिंदी में अंकेक्षण कहते हैं। और ये कोई जनरल आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए सीए को अपॉइंट करना है। सीए आएगा और आपके खातों का जांच पड़ताल करेगा। सीए यानी चार्टर अकाउंटेंट, जो आप लोग कुछ दिनों में बन जाएंगे। तो आप लोग कंपनी के सारे हिसाब किताबों, कंपनी के सारे अकाउंटिंग प्रोसेस को आप लोग वेरिफिकेशन करेंगे। ये कंपनी का बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद राइट एक्सेस इंफॉर्मेशन क्या होता है? कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको सारे सूचनाओं को पाने का अधिकार होता है। देखिए, कंपनी के जो मेंबर होते हैं ना, एक जगह नहीं होते। कोई पटना में है, कोई रांची में है, कोई कलकत्ता में है, कोई तमिलनाडु में है, तो कोई कहीं है। तो सारे कंपनी में क्या हो रहा है, क्या कंपनी में एक्टिविटी हो रही है, क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन को वो पाने का राइट रखता है। ये कंपनी का फीचर है। ये कंपनी के सारे फीचर को आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने तरह का होता है? कंपनी सबसे पहले आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है ना, इफ गवर्नमेंट शेयर होल्डर 51% इन कंपनी इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। यदि सरकार के पास कंपनी का 51% शेयर है तो वैसे कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, सरकारी कंपनी कहते हैं। गवर्नमेंट कंपनी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर 51% शेयर किसी कंपनी का रखा है तो सरकारी कंपनी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने 51% किसी कंपनी का शेयर रखा है तो वो भी सरकारी कंपनी है। अब आता है फॉरेन कंपनी को हिंदी में विदेशी कंपनी कहते हैं। फॉरेन कंपनी क्या है? अगर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ इंडिया, अगर किसी कंपनी का पंजीयन हमारे भारत से बाहर हुआ है, यानी पाकिस्तान में हुआ है, चाइना में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, तो वैसे कंपनी को हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। फिर से सुनिएगा, विच कंपनी रजिस्ट्रेशन आउटसाइड ऑफ इंडिया इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। अब आता है प्राइवेट कंपनी ध्यान से समझिएगा। प्राइवेट कंपनी एकदम जरूरी चीज है। प्राइवेट कंपनी, इसको हिंदी में हम लोग निजी कंपनी कहते हैं। निजी कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है? प्राइवेट कंपनी उस कंपनी को कहते हैं
जिसके शेयर के ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन होता है। रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक होता है कि भैया आप इस शेयर को दूसरे को नहीं दे सकते हैं। हाँ, देना है तो अपने फैमिली मेंबर को दे सकते हैं, दूसरे को आप नहीं दे सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी के शेयर के ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन है, रोक है, तो उसको हम लोग निजी कंपनी कहते हैं, प्राइवेट कंपनी कहते हैं। और प्राइवेट कंपनी में मेंबर कितने होते हैं? देखिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 होते हैं। एकदम याद रखिए, कम से कम 2, अधिक से अधिक 200, केवल 2 जीरो लगा देना है मैक्सिमम में। और एक चीज बताएंगे, प्राइवेट कंपनी के साथ प्राइवेट लिमिटेड, एलटीडी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लिखना एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। प्राइवेट लिमिटेड लिखना एकदम जरूरी है। जैसे मुकेश अंबानी का रिलायंस प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, तो उसके साथ लिखना होगा प्राइवेट लिमिटेड। अगर किसी कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, समझ जाइए कि वो प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी के विषय में 3 चीज बात ध्यान में रखिएगा कि प्राइवेट कंपनी के शेयर पे ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा, कंपनी के मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर 200 होते हैं। तीसरा, प्राइवेट कंपनी के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना एकदम जरूरी है। तो प्राइवेट कंपनी है। अब आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को हिंदी में सार्वजनिक कंपनी कहते हैं, सार्वजनिक कंपनी। ये सार्वजनिक कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी क्या है? तो सीधे समझ लीजिए, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो मेरा पब्लिक कंपनी है। आसान शब्दों में, प्राइवेट कंपनी के साथ तो रिस्ट्रिक्शन होता है शेयर में, लेकिन पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शन शेयर का ट्रांसफरेबिलिटी पे नहीं होता है। तो वह कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है वही सार्वजनिक कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वही मेरा पब्लिक कंपनी है। अब पब्लिक कंपनी के शेयर पर रिस्ट्रिक्शन तो रहता नहीं है। पब्लिक कंपनी का मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 होता है, 7 याद रखना होगा, 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इशू ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर। कंपनी ने जितना शेयर इशू किया हो उतना इसके मेंबर हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर इसके कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड, इसको अनलिमिटेड भी लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन मेन है कि कंपनी ने जितना शेयर इशू किया है और जितना लोग कंपनी का शेयर खरीदे हैं उतना लोग तक इसके मेंबर हो सकते हैं। और पब्लिक कंपनी के साथ केवल लिमिटेड लिखा जाता है, एलटीडी लिमिटेड लिखा जाता है। ये मेरा सार्वजनिक कंपनी हुआ, पब्लिक कंपनी हुआ। अब आता है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी क्या होता है? जिस कंपनी में केवल एक ही मेंबर होते हैं उसे 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। एक ही मेंबर होंगे, लेकिन ऐसे कंपनी के नाम के साथ 1 पर्सन कंपनी लिखा जाता है, तब इसको जाना जाता है कि हाँ ये 1 पर्सन कंपनी है। इसके बाद आता है स्मॉल कंपनी, लघु कंपनी, छोटी कंपनी।
स्मॉल कंपनी का क्या होता है ना, विच कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 50 लाख इज कॉल्ड स्मॉल कंपनी। अब आते हैं लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी क्या होता है? विच कंपनी मेंबर लाइबिलिटीज लिमिटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड लिमिटेड कंपनी। जिस कंपनी के सदस्यों का दायित्व पार्षद सीमा नियम द्वारा सीमित रखा गया है, उसे हम सीमित कंपनी कहते हैं, लिमिटेड कंपनी कहते हैं। अब है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी, विच कंपनी सिक्योरिटीज बाय लिस्टेड बाय स्टॉक ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड लिस्टेड कंपनी। विच कंपनी सिक्योरिटीज लिस्टेड बाय स्टॉक ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड लिस्टेड कंपनी। सूचीबद्ध कंपनी, इसको हिंदी में बोलते हैं सूचीबद्ध कंपनी, वह कंपनी जिसके प्रतिभूति सिक्योरिटीज क्या होता है? कंपनी के शेयर डिवेंचर को सिक्योरिटीज कहा जाता है, प्रतिभूति कहा जाता है। तो अगर किसी कंपनी की सिक्योरिटीज स्टॉक ऑफ एक्सचेंज द्वारा सूचीबद्ध है, एथोराइज्ड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। अब आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अगर मेंबर का लायबिलिटीज उनके द्वारा खरीदे गए शेयर तक सीमित है, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड कंपनी बाय शेयर। लिमिटेड कंपनी बाय शेयर। अब आता है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी, जिसको हिंदी में सूत्रधारी कंपनी कहते हैं। होल्डिंग कंपनी क्या है, एकदम ध्यान से समझना है, आराम से समझ में आ जाएगा। एक पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं। आज से कुछ वर्षों पहले एक पिक्चर आई थी धड़कन। उसमें अक्षय कुमार एक कंपनी के मालिक रहते हैं। अक्षय कुमार एक कंपनी के मालिक रहते हैं। उनके पास उस कंपनी का 40% शेयर रहता है। 40%, फिर से ध्यान रखिएगा, 40% शेयर रहता है। अक्षय कुमार की एक सौतेली मां रहती है, उसके पास 20% शेयर रहता है। एक सौतेला भाई रहता है, उसके पास भी 20% शेयर रहता है। और एक सौतेली बहन रहती है, उसके पास भी 20% शेयर रहता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अक्षय कुमार एक कंपनी का मालिक रहता है। धड़कन पिक्चर है, कभी टाइम मिलेगा तो देखिएगा, बहुत अच्छा पिक्चर है। उसमें क्या होता है, अक्षय कुमार एक कंपनी का मालिक रहता है, उसके पास 40% शेयर रहता है। 40% शेयर का वो ऑनर रहता है, मालिक रहता है। उसके एक सौतेली माँ थी, एक सौतेला भाई और एक सौतेला बहन था। उन लोगों के पास 20% शेयर था। अक्षय कुमार उस कंपनी को चलाता है, रन करते रहता है। उसके बाद सुनील सेठी आता है। सुनील सेठी भी इस पिक्चर में हीरो है। वह अक्षय कुमार से बदला लेना चाहता है। तो अक्षय कुमार की मम्मी और उसके सौतेला भाई और सौतेला बहन को आपस में मिला लेता है और उनका 20% एंड 20% 60% शेयर खरीद लेता है। अब यहां पे सुनील सेठी इस कंपनी का मालिक बन जाता है। तो सुनील सेठी यहां पे होल्डिंग कंपनी के नाम से जाना जाता है। होल्डिंग कंपनी, हिंदी में इसको बोलते हैं सूत्रधारी कंपनी। तो देखिए कहानी क्या है। अगर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी का 50% से अधिक शेयर खरीद लेता है तो वह उस कंपनी का मालिक हो जाता है। तो उसे हम सूत्रधारी कंपनी या होल्डिंग कंपनी कहते हैं। तो सुनील सेठी यहाँ पे होल्डिंग कंपनी हो गए, क्योंकि उन्होंने 60% शेयर खरीद लिया था।
यहाँ तो मोर देन 50% का बात था, वो 60% शेयर खरीद लिया था। तो वो सुनील शेट्टी हो जाते हैं होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी का शेयर खरीदा गया था, शेयर किस कंपनी का खरीदा गया था? शेयर खरीदा गया था अक्षय कुमार के कंपनी को। तो अक्षय कुमार की कंपनी हो जाती है सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी। अब जितने भी कंपनी का जितने भी मैनेजमेंट है, सारे वर्क, ठीक है, सारे कंपनी का ऑनर सुनील शेट्टी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास 60% शेयर है और अक्षय कुमार 40% शेयर पे आ जाते हैं, तो इनको कंपनी को छोड़ना पड़ जाता है। तो ये हो जाते हैं सब्सिडरी कंपनी। तो जो कंपनी किसी दूसरे कंपनी का मोर देन 50% शेयर को खरीद लेती है वो होल्डिंग कंपनी है। और जिस कंपनी के शेयर को खरीदा गया है उसको बोलते हैं हम लोग सब्सिडरी कंपनी। ये टाइप्स ऑफ कंपनी टोटल हुआ। तो इसमें और भी आगे चीज पढ़ेंगे। अब हम लोग इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपनी कैसे अकाउंटिंग रखती है, और भी बहुत सारे यूनिट है इसमें। ये सीए फाउंडेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बढ़िया से एकदम ध्यान से पढ़ना है आप लोग को, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।